नमस्कार दोस्तों, सबने मेरी राम राम। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस आवर वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज डाकू सीरीज, जिसमें हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं एचसीएस के लिए। और ये वीडियो जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के लिए रहेगी, टू द पॉइंट रहेगा और टारगेट करेंगे एचसीएस को, ऑल्दो यूपीएससी में भी या अदर एग्जाम्स में भी ये हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो सेक्शन हमारा आर्ट एंड कल्चर का रहता है, तो इसमें कालबेलिया कम्युनिटी न्यूज में थी। कालबेलिया आपको पता रहना चाहिए कि राजस्थान की एक स्नेक चार्मर कम्युनिटी है और इनका जो ओरिजिन है कनीफनाथ कोई सेज है। तो बेलिया मतलब बाउल और काल मतलब डेथ। तो उनको वरदान था कि वो उनको सांप नहीं काटेंगे, जहर से नहीं मरेंगे। ये दो तरह की कम्युनिटी में डिवाइडेड है, डलीवाल एंड मेवारा। बस ये दो नाम याद रखने हैं आपको। बाकी कालबेलिया जो कम्युनिटी है, इनको रिकॉग्नाइज कर रखा है यूनेस्को द्वारा भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। इनका डांस बहुत फेमस है, ठीक है, कालबेलिया डांस। चलो, शांति निकेतन जो यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में, इट वाज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस यूनेस्को ने दे दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये बनाई गई थी। वैसे इसका मेन रोल देवेंद्रनाथ टैगोर का भी इसमें है। इसको विश्व भारती बोलते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रिसेंट में एक इस यूनिवर्सिटी के द्वारा एक बैक्टीरिया खोजा गया है, उसका नाम भी टैगोर के नाम पे ही रखा गया है। तो ये दोनों तरह हिसाब से न्यूज में चल रही है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बायनल करके कुछ हुआ है 2023 में। तो ये क्या चीज है? देखो, कुछ चीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता रहे कि ये क्या चीज है और कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है और क्या टारगेट कर रही है। मान लो ये नाम देख के आप समझ जाओ कि इंडियन आर्ट ऐसा कुछ, आर्ट कल्चर कोलाबोरेशन डेवलपमेंट ऐसा कुछ हुआ होगा। तो कल्चरल डायलॉग है जिसमें हम कोलाबोरेशन वगैरह करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, एक तरह से आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन जो स्टूडेंट्स के लिए है, तो वो हम डेवलप करेंगे। तो इसका इनोग्रेशन हुआ था रिसेंट में, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का, खुद प्राइम मिनिस्टर ने इनोग्रेशन किया है, तो न्यूज में है। इंपॉर्टेंट हमें पता रहना चाहिए। अडोप्ट हेरिटेज, अडोप्ट हेरिटेज हमारा एक बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है कि भाई जो भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है, कोई टेम्पल है, कोई मोन्यूमेंट है, उसको कोई कंपनी अडोप्ट कर ले और उस पर खर्चा लगाए, अपना पैसा लगाए, उसको रिपेयर करे और बदले में वो अपना एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगा सकती है, अपने कैफे खोल के पैसे कमा सकती है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट का इन्वॉल्वमेंट करना है हेरिटेज में। सरकार कितने पैसे लगाएगी, तो कॉर्पोरेट का पैसा लगवा के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना सकते हैं और इस तरह से इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज भी हमारा प्रिजर्व हो जाएगा। जैसे जो हुमायूं टॉम्ब है, लाल किला है, इन पे भी चल ही रहा है, ठीक है। तो असल में तो एएसआई ने लॉन्च किया था अडॉप्ट हेरिटेज। इसमें सीएसआर फंडिंग होती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कंपनी को अपने पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट हुआ है उसका 2% लगाना होता है। तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एएसआई और स्टेट गवर्नमेंट, और ये काफी लोगों का कोलोब्रेशन इसमें होता है, तो ध्यान रखना, सिर्फ एएसआई कल्चर नहीं है, 3-4 मिनिस्ट्रियों का कोलोब्रेशन है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज रिसेंट में दिया गया। किसको दिया गया? डैनियल बेरनबॉयम अली अबू, ठीक है। ये इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, पीस प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए दिया जाता है। मेनली मिडिल ईस्ट में इन्होंने दिया, मतलब इन्होंने मिडिल ईस्ट में पीस और एक शांति स्थापना करने का इनिशिएटिव लिया है, इसलिए इनको दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे दिया जाता है। 1986 में स्टार्ट हुआ था और इसमें 2.5 मिलियन मतलब 25 लाख रुपए दे देते हैं। चलो भाई, एक योग माया टेम्पल करके है, इसको जोग माया भी बोलते हैं। ये दिल्ली के मेहरौली में है, तो ये कुतुब मीनार के बिल्कुल बाजू में ही है, इसलिए न्यूज में थोड़ा सा बस पता रहना चाहिए कि ये कहां पर है। बहामनी सुल्तान के बारे में एक कुछ न्यूज आई थी कि कर्नाटका जो हाई कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया कि भाई जो कालबुरागी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को बोला कि जो बामनी सुल्तान का जो एरिया बना रखा है, मोनूमेंट वगैरह, उसके आसपास जो एनक्रोचमेंट उसको हटाओ, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए कि बामनी सल्तनत कहाँ थी, विजयनगर एम्पायर का क्या रिलेशन था, और बाद में 1527 में ये 5 हिस्सों में टूट गई थी, बदर बिरार और वो सब। तो हिस्ट्री का पार्ट है, बस थोड़ा सा करंट में है, तो हिस्ट्री और करंट जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगली न्यूज पे। ये पूरा जीएस पोर्शन भी इसमें डाल दिया था कि आपका फटाफट रिवीजन भी इसमें हो जाए। जैसे बैटल ऑफ तालिकोटा है, इसमें बहामनी किंगडम और विजयनगर के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। रक्षा तांगड़ी भी इसको बोलते हैं।
अब आते हैं पॉलिटी की न्यूज पे। तो ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस एडमिशंस में छूट मिलती है स्कूल्स में ना। तो इसमें जो प्राइवेट स्कूल्स में रिजर्वेशन है, तो उसमें जो थ्रेश होल्ड था वो 1 लाख से 5 लाख बढ़ा दिया। पहले ये था कि अगर 1 लाख से नीचे आपकी एनुअल इनकम है तो आपको बेनिफिट मिलता था, वो 5 लाख कर दिए। बस छोटी सी अपडेट सी है, ये मेजर न्यूज नहीं कह सकते। ठीक है। गवर्नर को लेके काफी न्यूज चल रही है, लेकिन ये मेंस का टॉपिक बढ़िया बनेगा। गवर्नर्स कभी बिल रेफर करते हैं, कभी बिल साइन नहीं करते हैं, कभी बीच में वो, तो मतलब गवर्नर का जो रोल है ना वो हमेशा से ही ऐसा रहा है कि ही इज द एजेंट ऑफ द सेंटर, ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो उसके ऊपर लेके पंजाब में भी इशू चल रहा है, तो इस तरह से तमिलनाडु में इशू चल रहा है। तो मेंस का बढ़िया क्वेश्चन बनेगा इस बार, ये ध्यान रखना। अडल्ट्री को लेके अभी रिसेंट में जो हमारी नई न्याय न्याय संहिता आ रही है, पहले आईपीसी होती थी, तो अभी भारतीय न्याय संहिता में ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो अडल्ट्री है इसको दोबारा से क्रिमिनलाइज कर दो। अडल्ट्री क्या होता है? दो अपोजिट जेंडर के लोगों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं और उनमें से वो दोनों मैरिड होने चाहिए या एक मैरिड होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। अपनी शादी के बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना वो अडल्ट्री में आता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया था कि भाई इट्स अ चॉइस, आप अडल्ट्री में हो तो इट्स कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज, इट्स अ पर्सनल चॉइस। ठीक है। तो इसको इनफिडेलिटी बोल दिया, फिलेंड्री बोल दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बोल दिया, फिजिकल बिट्रेयल बोल देते हैं। तो ये पहले 497 में इसकी सजा होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर हटा दिया था कि भाई जिसका जो मन करे करो, इसमें स्टेट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। आप साथ नहीं रहना चाहते हो तो अलग हो जाओ, इसमें क्रिमिनलाइज करने वाली कोई बात नहीं है। सेम सेक्शन 377 था, सेम सेक्स के लोग अगर संबंध बनाते हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था कि भाई इट्स योर बॉडी, इट्स फुल कंट्रोल, जब तक आप किसी और को हार्म नहीं कर रहे हो तब तक आपको फुल अधिकार है। तो इस तरह के मेंस में इंटरव्यू में बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ सिर्फ थोड़ा बहुत आपको आईपीसी धारा पता रहा है तो पता रहेगा, चल जाएगा। प्री में तो मेंस में इसका अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा। चलो, पोस्ट ऑफिस बिल है, एक नया पोस्ट ऑफिस बिल लेके आ रहे हैं हमारे पास। जो पहले का है वो बहुत पुराना हो गया है, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, तो उसको रिप्लेस करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ यही पूछा जाता है जो नया रूल आया है वो किसको रिप्लेस कर रहा है। यहाँ 1898 की जगह 1927 डाल देंगे, 1905 डाल देंगे, इस तरह से क्वेश्चन देखने को आते हैं। चलो, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ना, तो वो बता रहा है कि भाई क्राइम कितना बढ़ रहा है। तो वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम है वो 4% बढ़ गया है। इसमें जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अप और डाउन आपसे पूछा जाता है कि भाई क्राइम बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ऑलमोस्ट क्राइम बढ़ ही रहा है, वुमेन के अगेंस्ट भी बढ़ रहा है, सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट भी 9.3 बढ़ गया, तो कम तो होने का नाम ही नहीं है अभी तक। ठीक है। साइबर क्राइम आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 25% बढ़ गया है। तो साइबर क्राइम में जबरदस्त बूम आया है, खासकर की जो रैंसमवेयर है या मालवेयर वगैरह है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसमें आपको सिर्फ पेपर में ये पूछा जा सकता है, 4-5 नाम दे दिए रैंसमवेयर के, ये पूछ लेंगे ये क्या चीज है, ये बैक्टीरिया है, रैंसमवेयर है, कोई नई डिजीज है, कोई नई वैक्सीन है, इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है। और वुमेन्स को कोटा देने के लिए जे एंड के पुडुचेरी वगैरह में जो वही यूटी है, वहां भी 33 रिजर्वेशन देने की बात चल रही है, लोकसभा ने बिल पास किया था। ठीक है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया, 78 जो अपोजिशन के मेंबर्स थे एक ही दिन में उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो एक दिन में इतना बड़ा डिसीजन लेना, ये बहुत एक मतलब ऐतिहासिक वो कह लो या शर्म कह लो कि जो पार्लियामेंट इतना डेकोरेटेड प्लेस है उसमें भी उन्होंने मेंटेनिंग ऑर्डर डेकोरम वो मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों किया था? बिकॉज ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को डिसरप्ट कर रहे थे। कुछ तो ऐसे हैं जो पोडियम के पास चले गए थे, पोडियम के ऊपर चढ़ गए थे, बिकॉज कुछ पार्लियामेंट में कुछ बाहर से कुछ बच्चों ने आके नारे लगाने स्टार्ट कर दिए थे। इट वाज सीन एज ए सिक्योरिटी ब्रीच। तो वो कह रहे थे कि भाई ये कैसी सिक्योरिटी है, तो उन्होंने मतलब उस मर्यादा का ख्याल नहीं रखा, तो इस कारण को डिसरप्ट किया गया था। ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हो, इसमें एक इंसान मिमिक कर रहा था वाइस प्रेसिडेंट को, राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहे थे, तो ये काफी न्यूज में आया था। क्वेश्चन कहां से बनेगा कि एमपी को सस्पेंड कर कौन सकता है? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा कर सकता है लोकसभा में, राज्यसभा में चेयरमैन कर सकता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको सस्पेंड कर सकता है। ठीक है। ओके। एक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल आ रहा है, तो इसमें जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर जो बिचौलिया हैं, टाउट्स मतलब दलाल टाइप कह लो, वो उनको हटाने के लिए और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ये लाया गया है। तो ये जो पुराना रूल है लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 उसको रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। ठीक है। तो जो आउटडेटेड लॉज हैं उसको एलिमिनेट कर दिया। देखो, अगर आज से 150 साल पहले कोई एक्ट आया है तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो समय के साथ एलिमिनेशन हो चुकी होंगी, तो उसको भी हटा दो जो काम की नहीं रही अब। खासकर आईपीसी देख लो कितनी पुरानी है, तो उसको भी नया कर दिया गया अब।
तो मोस्टली जो एक्ट हैं 100 साल से पुराने उनको चेंज किया जा रहा है। आर्टिकल 370 को हटाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जम्मू कश्मीर में, तो सुप्रीम कोर्ट ने आप होल्ड कर दिया भाई तुमने जो किया है वो एकदम डन है मामला। तो आर्टिकल 370 पता नहीं, 35A भी पता रहना चाहिए आपको। 35A ये आप जो ओरिजिनल रेजिडेंट थे जम्मू कश्मीर के उनको कुछ स्पेशल पावर देते थे। बाहर के जो लोग हैं वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे, परमानेंट रह नहीं सकते थे, उनको एक स्पेशल पावर थी वो भी हटा दिया। तो दोनों हट गए, आर्टिकल 370 भी और 35A भी। 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर देता था, स्पेशल ऑटोनॉमी मिलती थी जम्मू कश्मीर को, ठीक है, ये हट चुका है अब। बैनिंग पार्टी नेम और रिलीजन, तो देखो कुछ पार्टीज के नाम ऐसे हैं, हिंदू सेना, ऑल इंडिया मजलिस, तो उसमें रिलीजियस नाम यूज कर रहे हैं, कास्ट यूज कर रहे हैं, तो इसको लेके ये पेटिशन आई थी कि भाई इनको ना हटा दो, इनको डी रजिस्टर कर दो। लेकिन आपको पता रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पावर नहीं है कि वो डी रजिस्टर कर दे, ठीक है, वो सिर्फ रजिस्टर कर सकता है, वो उसकी पावर नहीं है। एनवायरमेंट में अगर देखें तो कॉम्बैटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर काफी राउंड ऑफ नेगोशिएशन चल रहा है कि भाई इसको प्लास्टिक पोल्यूशन को हम कम कैसे करें। रिसेंट में चाइना में भी ऐसा हुआ था कि माइक्रो प्लास्टिक वगैरह भी हार्ट में पहुंच गए थे, लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की कुछ मीटिंग हुई थी, उसमें इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी ने ऐसा राउंड ऑफ नेगोशिएशन किया और कहा कि भाई किस तरह से हम इसको निकालें, उसके ऊपर बातचीत चल रही थी। तो इसमें अभी ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है जो प्री में क्वेश्चन बने। COP 21 हुई थी, इसकी लोकेशन पता रहनी चाहिए, दुबई में हुई थी। COP 27 भी पता रहनी चाहिए और COP 29 भी पता रहनी चाहिए, बिकॉज रिसेंट में 2024 में ही एक प्रीलिम्स हुआ था किसी स्टेट पीसीएस का, उसमें डायरेक्टली पूछा हुआ था कि दुबई में जो हुई है वो कौन सी है, तो उसमें लिख रखा था 27, 28 और 26, 27, 28, 29। तो इस तरह से आपको नंबर याद रखना, दुबई वाला 28 है, ठीक है। एक COP 21 जो है वो याद रहनी चाहिए, आई थिंक वो पेरिस में हुई थी, वो याद रखना है। जगह पता रहनी चाहिए, नंबर पता रहना चाहिए, और ये ध्यान रखना है ये किसकी कोप है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जहां पार्टियां के मिलती हैं। ये जो COP 28 चल रही है, ये चल रही है UNFC ट्रिपल सी की। एक और भी कोप चल रही है, दैट इज CBD, वो आगे आएगी, वो आपको दिखाऊंगा। ये 1992 से चल रही है जब अर्थ समिट हुई थी, ठीक है। चलो भाई, इसकी कुछ थीम आइडेंटिफाई करी है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी को हम बढ़ावा देंगे, क्लाइमेट को फाइनेंस करेंगे, जो गरीब कंट्री हैं उनको हम पैसा देंगे, नेचर, पीपल लिव, लाइवलीहुड, यूथ इन्वॉल्वमेंट। तो मतलब जैसे मैंने बताया ना, थीम किस तरह की होंगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन क्रेडिट, इस तरह की बातें करने वाले हैं कई साल तक। असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर है, और इसमें खास बात यह है कि राजस्थान का जो सरिस्का टाइगर है वो भी इसका हिस्सा आता है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपको लगेगा राजस्थान तो कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, नहीं होगा कॉमन सेंस है, लेकिन ये इन्होंने मेंशन कर रखा है तो दे सकते हो। अभी जैसे कल आज सुबह की बात है, आज मैं सुबह क्लास ले रहा था जूम पे HS40 बैच की, तो वहां एक लड़का था, ही सेड सर मैं है ना सरिस्का टाइगर रिजर्व जहां राजस्थान में है वहीं से रहने वाला हूँ, और हमें बाहर जाने के लिए मना कर रखा है बिकॉज सरिस्का से जो टाइगर है वो हमारे एरिया में घूम रहे हैं, ठीक है। तो सरिस्का इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ देखो कितनी सारी वैरायटी घूमती हैं जो मतलब खास खास सी हैं, लिजर्ड, मोंगूज, मॉनिटर लिजर्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एलेत्रा फंड करके एक है, यूएई ने अनाउंस किया है कि $30 बिलियन का। ये क्या चाहते हैं कि एलेत्रा फंड क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्लाइमेट चेंज को हम रोकना चाहेंगे। अब देखो अगर क्लाइमेट ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। पहले ये लगता था कि सरकार की जिम्मेवारी है क्लाइमेट को बचाना, अब इन लोगों को समझ में आ गया है कि अगर क्लाइमेट को नहीं बचाए तो हमारे पास जो अरबों खरबों रुपए हमारे खाते में पड़े हैं उसका कोई यूज नहीं है। अगर सांस ही नहीं ले पाओगे तो रहोगे कहाँ। तो प्राइवेट लोगों ने भी कोलैबोरेट करके वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल बना लिया इन्होंने। तो ये 200-250 बिलियन डॉलर मोबिलाइज करेंगे 2030 तक, तो बढ़िया है, ग्रीन एनर्जी को काफी पुश मिलेगा इससे, ठीक है। तो ये 2028 सॉरी COP 21 के दौरान ही लॉन्च किया गया है अल्टेरा। चलो यूएई ने किया है। CCPI जो है उसमें इंडिया की जो रैंक है 7th रैंक आई है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इंडिया भाई अच्छा खासा रैंक इंप्रूव कर रहा है लेकिन इसमें देखने के लायक बात यह है कि जो पहली कैटेगरी है इसमें वेरी हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी, उसमें कोई भी नहीं है, नो वन ऑक्यूपाइड द फर्स्ट 3 रैंक्स, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन आ रखा है, सऊदी अरब, ठीक है, 67 पे दिखा रखा है। इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो भी आपका पीक है ना एमिशंस का वो 2025 तक आ जाना चाहिए, उसके बाद घटना चाहिए।
और 2030 तक आपको हाफ करना है 2020 के कंपैरिजन में। अगर आप 2020 में 100 क्वांटिटी छोड़ रहे थे तो आपको 50 छोड़नी है 2030 में। तो इंडिया 9वीं रैंक रखता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। तो इंडिया के काफी सारे टारगेट्स हैं, कम करने की कोशिश कर रहा है इंडिया भी। चलो, COP28 समिट हुई थी, देखो ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, यहां से क्वेश्चन बनेगा इस बार, मुझे गट फीलिंग आ रही है। एक ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टाइप का मतलब नारा लिया है। एक दुबई कंसेंसस हमने बनाया है कि वो सारे मिलके हम मिलेंगे करेंगे तभी तो काम चलेगा। तो दुबई कंसेंसस COP28 से रिलेटेड है। सैगा एंटीलोप करके एक क्रिटिकल एंडेंजर्ड जानवर था जिसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, वो नियर थ्रेटेंड हो गया, मतलब सुधार आ गया, एक हिरण जैसा है ये रहा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस इसका स्टेटस। ठीक है, पीपीए समूह है इसका, बस ये ध्यान रखना है। इसमें एक खास बात ये है क्वेश्चन में, ओनली मेल्स पोसेसिस हॉर्न। जो मेल कैंडिडेट है इसमें, ये हॉर्न जो है सिंग है सिर्फ उसी को है, फीमेल को हॉर्न नहीं होते हैं। बस ये एक स्पेशल फीचर है, तो मुझे लगा ये प्री में पूछा जा सकता है, मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2023, इसमें यह बताया गया कि 2023 भाई सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है आर्कटिक के एक्सपीरियंस में। अनप्रेसिडेंटेड मेल्टिंग हो रहा है ग्रीनलैंड पे, क्लाइमेट चेंज आ चुका है। लेकिन अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं। जब तक 2 डिग्री से अगर ऊपर चला गया ना जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो फिर वो साइंटिस्ट कह रहे हैं उसके बाद वापस करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अभी भी मौका है, लेकिन बाद में मौका चला जाएगा। विंटर सोल्स्टिस देखा गया 21 दिसंबर को। वैसे तो ये 22 दिसंबर को होता है, लेकिन इस बार लीप ईयर है तो शायद थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, जय माँ दुर्गा शक्ति 21 21 22 23, ये ट्रिक थी हमारी। तो 21 जून को समर सोल्स्टिस, 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस, और 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा इक्विनॉक्स। ठीक है, लेकिन ये चेंज होता रहता है 21-22 दिसंबर, बिकॉज लीप ईयर आ जाता है। 2024 जो है हमारा एक लीप ईयर है, मतलब इस बार 29 दिन आएंगे फरवरी में, इसलिए थोड़ा सा 21-22 में कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज 22 इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, देखो ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क आएंगे, बहुत सारी काउंसिल आएंगी, बहुत सारे एग्रीमेंट आएंगे, सबको याद नहीं करना है। एक उसकी एसेंस, एक थीम पकड़ लो कि ये चीज कहना क्या चाह रही है। देखो, मान लो कोई फ्रेमवर्क बनाया होगा मिलके, ग्लोबल लेवल पे है और बायोडायवर्सिटी से मिलके बनाया होगा, तो भाई ये करेंगे क्या। ठीक है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल हमने दो चीजों को मिला के बनाया है, दो चीजों को मिला के बनाया होगा तो कुछ बेहतर ही बनाया होगा, एक से भले दो। अब बायोडायवर्सिटी को देख के बना रहे हैं तो भाई ग्रीन, क्रेडिट, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव वही चीजें आएंगी। ठीक है, फ्रेमवर्क है तो मतलब कोई ना कोई उसके अंदर गाइडलाइन भी जारी करी होंगी। मोस्टली गाइडलाइंस बाइंडिंग होती ही नहीं है। अब देखो ये कहां पे अडॉप्ट हुआ है, कोप 15 हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किसका कोप है ये, सीबीडी का। जो हमने पहला कोप देखा था वो था यूएनएफ यूएनएफ ट्रिपल सी का। ठीक है, और ये कोप है सीबीडी का। तो ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। इसमें ये है कि भाई इसको बोला गया है पेरिस एग्रीमेंट फॉर नेचर को प्रमोट किया गया है। 4 गोल रखे हैं, गोल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एसेंस मैंने बता दिया है, सब कुछ बेहतर बेहतर करना है, इंक्लूसिविटी, ग्लोबल इंक्लूसिविटी, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो थ्रेट कम कर देंगे बायोडायवर्सिटी से, लोगों की सस्टेनेबल नीड पूरी कर देंगे, नए सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लान बना लेंगे, कंट्रीज को सब्सिडी दे देंगे। तो कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, अदरवाइज 23 टारगेट हैं, कितने याद करोगे। ठीक है, एक दो कीवर्ड है ना, जैसे एचई टारगेट्स हैं, तो पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है व्हाट इज एचई टारगेट्स, तो ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, अदरवाइज करंट अफेयर का कोई एंड ही नहीं है। एक बात मैंने बताई, जीबीएफ जो था, ये ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग। मैंने पहले बताया था लीगली बाइंडिंग कुछ होता ही नहीं है वर्ल्ड में, बिकॉज 100 तरह के देश हैं, किसकी कैसी कंडीशन है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं पे सोशलिज्म है, कहीं कम्युनलिज्म है, तो बाइंडिंग करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाइंडिंग होती हैं, जैसे हमने पिछले मंथ में पढ़ा था साइबर सिक्योरिटी या साइबर फ्रेमवर्क के ऊपर एक एक फ्रेमवर्क था, ये बुडापेस्ट कन्वेंशन, वो लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, एक दो बाइंडिंग है, वो आपको बस याद रखने हैं, बाकी सारे नॉन बाइंडिंग होते हैं। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट जो हैं आपको अपने नोट से ही कवर करने पड़ेंगे।
बहुत ज्यादा कोई बड़ा कंसेप्ट है, एजुकेशन एग्जाम के पर्पज से रेलेवेंट नहीं है, उसके अंदर में नहीं घुसना है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया रखो क्या चल रहा है, कौन कर रहा है, बस इकोनॉमी में इतना ही है, ज्यादा ज्यादा घुसोगे तो परेशान हो जाओगे। आरबीआई और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मिलकर एक एमओयू साइन कर लिया है, किसके ऊपर, सीसीआईएल इश्यू है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, ये बस साइन किया है, आपस में कोऑपरेशन वगैरह बढ़ाएंगे दोनों मिलके, ये उसी के रिगार्डिंग है। सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी लेके आ रहा है, तो एक डिजिटल करेंसी होगी जो कि कंट्री का सेंट्रल बैंक इशू करेगा। सेंट्रल बैंक मतलब जो मेन बैंक है कंट्री का, जैसे हमारा आरबीआई है। ठीक है, बिकॉज बिकॉज हमारे देश में एक बैंक और भी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो नहीं है कंट्री का सेंट्रल मतलब जो मेन मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह बनाता है। तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आएगी, ये बजट में भी इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये फिएट मनी भी होगी। ठीक है, फिएट मनी वो होती है जो किसी गवर्नमेंट के ऑर्डर से जारी की जाती है। तो ये बहुत अच्छी होगी, काफी मतलब जो पेमेंट प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन कर देगा और बढ़ा देगा। इससे गवर्नमेंट को काफी खर्चा बच जाएगा, पैसा छापने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये कभी आपको इमरजेंसी फंड आपको डालना है सिस्टम में, तो वो भी आप आराम से डाल सकते हो। इट मीन्स फॉर द इंजेक्टिंग द लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी मोर क्विकली। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करनी है, तो काफी सारे फायदे हैं, ऑल्दो इसके अभी रिस्क भी हैं। डिजिटल करेंसी उतनी ही अनसेफ भी हो सकती है, बिकॉज जो साइबर थ्रेट है वो भी और खतरनाक होते जा रहे हैं। मान लो 2 उंगली कंट्रोल अल्ट शिफ्ट डिलीट मारा और सब कुछ साफ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करनी होगी, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलाएंगे जिसपे क्रिप्टो करेंसी वगैरह चलती है। तो ये सब है, इसके इश्यूज आप देख ही सकते हो। डेटा इलिटरेसी है, सिक्योरिटी नहीं है, सर्विलेंस नहीं है, शील्ड कम है, रिस्क है, मतलब बहुत सारे हैं। ये आप मेंस में ये आप याद करना, नॉर्मल आप गैस कर सकते हो। आरबीआई अब क्लाउड स्टोरेज देने जा रहा है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, मतलब जैसे गूगल ड्राइव है, तो आपको फिजिकली कोई फाइल सेव नहीं करनी है अपने कंप्यूटर में, ऑफिस कहीं और क्लाउड है जो, जहां से आप इंटरनेट एक्सेस ले सकते हो। अभी अमेजोन वगैरह काफी इस फील्ड में आगे हैं, गूगल हो गया, अमेजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो आरबीआई भी ऐसा सोच रहा था कि उसकी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, प्राइवेसी को हर्ट ना हो। ठीक है, तो कंपटीशन में पहले से अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन मेन जो है वो अमेजोन ही है इसमें। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑन साइट मैनेजमेंट है वो ना हो, सब एक ही जगह से एक्सेस कर ले। आपको मान लो 10 बैंक हैं, 10 जैसे मान लो, यही मान लो कि बहुत सारे बैंक हैं, उन सब का एक या तो अपना खुद का एक सिस्टम हो अपने बैंक के अंदर, एक ऐसा हो कि वो सेंटर से अपना डेटा ले रहे हैं, तो कहीं से बैठ के कहीं भी लॉगिन पासवर्ड डालो, आप सारा एक्सेस कर पाते हो, तो कितना आसान हो जाता है, आज तो रिस्क भी बढ़ जाता है। आरबीआई टू ब्रिंग डिजिटल लोन एग्रीगेट्स अंडर रेगुलेशन, जो ऑनलाइन है, जो लोन दे रहे हैं, बहुत सारी ऐप हैं, उनके ऊपर आरबीआई कंट्रोल अभी नहीं है। इसके कारण क्या होता है, वो हाई इंटरेस्ट रेट पे आ, पैसा देते हैं, और फिर वो पैसा नहीं लुटा पाए तो उन लोगों को टॉर्चर करते हैं, उनके फैमिली ग्रुप्स में या उनके रिश्तेदारों को मैसेज भेज भेज के परेशान करते हैं। साउथ इंडिया में ऐसे बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया था। तो ये, जैसे मान लो मैं हूं, मैंने ऑनलाइन लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, मेरे पे इंटरेस्ट लगाया 40% का। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, मैंने ले लिया। फिर बाद में मुझे पता लगा कि मैं तो लौटा ही नहीं पा रहा हूँ, हर महीने वो 1,40,000 हो रहा है, 1,60,000 हो रहा है। मेरा लोन था 1 लाख का और हो गया 5 लाख। तो मैं नहीं दूंगा तो वो मुझे, मेरे बच्चे को स्कूल में फोन करेंगे कि भाई इसके पापा ने लोन नहीं चुकाया है, मेरे घर पे फोन करेंगे वाइफ को, धमकियां देंगे कि पैसे लौटाओ। ऐसे बहुत से लोग सुसाइड कर गए थे। तो आरबीआई चाहता है कि इनके ऊपर भी हम कंट्रोल रखें, रेगुलेशन रखें। तो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इलीगल रिकवरी में मेजर लेते हैं, तो वो बचाने के लिए आरबीआई चाहता है मेरे अंडर में आ जाओ। ठीक है, तो रेगुलेशन बहुत जरूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको सिंपल पता है, ये हर महीने मतलब न्यूज़पेपर में रहती है। 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट की तरफ से, 3 आरबीआई की तरफ से, और ये डिसाइड करते हैं कि कितना रेपो रेट रहेगा। तो रेपो रेट अभी 6.5 बता रखा है। ठीक है, चलो भाई, गोल्डी लॉक इफेक्ट क्या होता है। गोल्डी लॉक एक तरह का वो होता है जिसमें ये समझो कि बीच की बात होती है, बैलेंस की बात होती है, जहां पर ना तो कुछ ज्यादा है ना कोई कम। तो आपने ऐसे गोल्डी लॉक जोन देखा होगा ना, जहां पर वो लैंगेरियन पॉइंट वगैरह होते हैं, जहां पर ना तो ज्यादा खिंचाव होता है ना ज्यादा बिल्कुल फॉल होता है। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर समथिंग इज नाइदर टू मच और नॉट टू लिटिल, बट जस्ट राइट फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, उसको हम गोल्डी लॉक इफेक्ट बोल देते हैं। बस ध्यान रखना इतना ही। क्रिप्टो एसेट इंटरमीडिएटरीज, तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है उसने अपना कंसर्न दिखाया है
कि भाई जो क्रिप्टो करेंसी को जो लोग हैंडल कर रहे हैं उनका क्या करना है। तो वो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। तो जो भी क्रिप्टो एसेट्स में इंटरमीडिएटरीज बने हुए हैं वो बिजनेस है जो एक्सचेंज, ट्रेड, स्टोरेज को देख रहे हैं। तो सब चाहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट के अंडर आए, रेगुलेशन में आए, ताकि कल को बहुत बड़ा धमाका ना हो जाए। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन को मतलब क्या है कि जो मल्टीपल रेट्स हैं उनको कम ज्यादा करते रहते हैं। जब भी मीटिंग होती है जीएसटी की तो रेट्स किसी को एक्सक्लूड कर दिया, किसी को बढ़ा दिया, किसी को कम, को ये चलता रहता है। तो ये सारे याद नहीं करने। रिसेंट में ऐसा हो गया कि बहुत दिन से कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। इसका अमेंडमेंट जरूर याद रखना है। 101 का कन्यादान हुआ था जीएसटी में। 100 रुपए कन्यादान था, 1 रुपए जीएसटी लगा के 101वां अमेंडमेंट था 2016 का। 1 जुलाई को ये आया था, जीएसटी डे मनाया जाता है, ठीक है। मेंस का सारा है ये। लॉजिस्टिक्स ईज एंड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये लैड्स याद रखना है, डायरेक्ट पेपर में आ सकता है लैड्स। इसकी फुल फॉर्म याद रखना है। लॉजिस्टिक ईज मतलब जो सामान भेज रहे हो वो आराम से भेजा जा सके अलग अलग स्टेट के बीच में। अभी बहुत सारा खर्चा लग जाता है, करीबन अभी हमारा जो खर्चा है वो 15 से 16% है लॉजिस्टिक। अगर आप 100 रुपए की चीज भेज रहे हो एक जगह दूसरी जगह तो उसमें 16 रुपए लग जाते हैं, जबकि वो जो यूरोपियन स्टेट्स हैं वहां 4-5 रुपए लगता है, 4-5% है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने ये लेके आए हैं, 5वां एडिशन है इसका। तो ये बेहतर मैनेजमेंट कर पाए, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन और डेस्टिनेशन है उसके बीच में कमियां आ रही हैं। मान लो कोई ब्रिज बनाना है या कोई कोल्ड स्टोरेज बनाना है, इस तरह से। तो लॉजिस्टिक जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये हम वर्ल्ड बैंक निकालता है ना, सेम ऐसा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो उसी लाइन पे हम भी निकाल रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि कितना बढ़िया है। तो इसमें डेटा दे रखा है कौन बढ़िया है कौन, सारा तो याद नहीं रख सकते, बट ये याद रख लेना जो वर्ल्ड बैंक निकालता है उसमें सिंगापुर नंबर 1 पे है और इंडिया उसमें कहां पे है, 38वें नंबर पर है। लेकिन इंडिया अच्छी खासी इंप्रूवमेंट पे है, ठीक है। 2000 जैसे इसमें पता नहीं कितना बढ़िया होगा, लेकिन इंडिया पहले 45-46 के आसपास हुआ करता था, ठीक है। चलो भाई, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं जो हमारी रैंक इंप्रूव हुई है। एक तो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव है, तो ये हमारा लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है उसको कम करने के लिए हमने ला रखा है। एक भारतमाला परियोजना है, एक सागरमाला है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो सागरमाला तो नाम से पता लग रहा है, सागर मतलब ओशियन, तो ये हमारा जो पोर्ट, कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटरवेज है ना उसके रिगार्डिंग है। और भारतमाला है मतलब भारत के अंदर अंदर की बात हो रही है, तो रोड हाईवे के ऊपर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन कुछ लिमिट तक इन्फ्लेशन जरूरी होती है, ठीक है, उसको आरबीआई मैनेज करता है। इन्फ्लेशन होता क्या है, एक प्राइसेस में जनरल राइज होता है, डिफ्लेशन उल्टा होता है। तो चाइना में जैसे डिफ्लेशन आई हुई है तो इन्फ्लेशन पता रहना चाहिए। दो तरह की होती है, कॉस्ट पुश और डिमांड पुश। तो ये सारा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आरबीआई पैसा सक कर लेता है, डिफ्लेशन आ रही है तो पैसा डाल दिया जाता है, लिक्विडिटी डाल दी जाती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट चीजें बनती हैं ऐसी। आरबीआई ने जो नॉर्म्स है वो टाइट कर दी हैं अगर आपको इन्वेस्ट करना है एआईएफएस में, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में, ठीक है। ये क्या होती हैं ये आप इकोनॉमी में समझेंगे तो बढ़िया है। न्यूज सिर्फ इतनी है कि कुछ नॉर्म्स टाइट की गई हैं, तो बहुत इकोनॉमिक कंसेप्ट है, यहाँ समझाने बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आराम से आप देखना, 5-10 मिनट की वो वीडियो यूट्यूब पे समझ जाओगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है पूरे वर्ल्ड में। अभी फिलहाल यूके ने करीबन अपने 1% पॉपुलेशन का जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया है। तो इसमें हम अलग अलग इंडिविजुअल को पढ़ते हैं, उनकी ह्यूमन एंसेस्ट्री, माइग्रेशन, हेल्थ वगैरह। तो जीनोम को पढ़ के हम, देखो इसका ये पर्पज क्या है, पर्पज यही है कि जीनोम एक सीक्वेंसिंग हमारे पास होगा, जीनोम डेटा होगा, तो हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई पर्टिकुलर डिजीज कोई बढ़ रही है उसको हम कैसे एलिमिनेट करें। जीन एडिटिंग टूल हमारे पास आ चुके हैं, कैस्पर 9 इस तरह से ना। तो ये उसको है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देश चला रखे हैं, उनके सिर्फ प्रोजेक्ट के नाम आपको पता रहना चाहिए। जैसे यूके वालों ने चला रखा है भाई, ठीक है। आइसलैंड ने चला रखा है डी कोड इनिशिएटिव, यूके ने चला रखा है 100 के जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। और इंडिया ने चला रखा है जीनोम इंडिया इनिशिएटिव। तो हम भी चाहते हैं 10,000 जीनोम्स को हम अलग पूरे देश में से हम इकट्ठा करें और स्टडी करें, ठीक है। बहुत दिन से चल रहा है ये। एक एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट है, ये लॉन्च करी गई इसरो के द्वारा,
ये इंडिया की पहली एक्सरे पोलरारीमीटर सैटेलाइट है। इसका नाम था एक्सपोसेट, ठीक है, इसरो ने लॉन्च करी है। इट इज डिजाइन्ड बाय द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये याद रखना है, ये बेंगलोर में है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। दो चार चीजें हैं, एक ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमेगी। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, लो में या हाई में, ठीक है। नॉर्मली जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती हैं वो लो में ही घूमेंगी, बिकॉज लो होता है करीबन 700 किलोमीटर के आसपास, और जो हाई होता है वो होता है 36,000 के आसपास। तो जितनी हाइट में बढ़ते जाओगे ऑब्जर्व करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजनी है तो वो 36,000 पे जाएगी। 36,000 भी पेपर में जैसे एचसीएस में पिछली बार आया था कि हाई अर्थ ऑर्बिट कितनी होती है, 35,786 एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, वो याद रखना है बस। तो ये हमारा जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज को, उसमें हेल्प करेगा, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन मैं बता रहा था अर्थ ऑब्जर्वेशन करना है तो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना पड़ेगा, लेकिन एक नासा ने हाई अर्थ ऑर्बिट में भेजा है, वो भी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, ठीक है। टेम्पो करके कुछ है, तो बहुत बड़ा टेम्पो कर दिया उन लोगों ने। वो एनवायरमेंट को देखना चाहते हैं, मौसम वौसम को, आगे आएगा वो न्यूज भी दिखाऊंगा। गजराज, हाथी को भी बोलते हैं, तो गजराज सॉफ्टवेयर आया है। तो नाम से पता लग रहा है कि जो ट्रेन और हाथी की टक्कर हो जाती है उसको रोकने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने गजराज सॉफ्टवेयर लेके आए हैं। हमारा खुद का इंडिजिनियस है, इसमें हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को यूज करेंगे और एआई को यूज करेंगे। तो आसपास मान लो कोई हाथी ट्रेन की पटरी के आसपास भी घूम रहा है 200 मीटर में, तो उसकी वाइब्रेशन से पता लग जाएगा कि आगे हाथी है, तो ट्रेन स्लो हो जाएगी बस, ठीक है। एक पहले ऐसा एक 2-3 साल पहले एक और प्रोजेक्ट भी आया था, प्रोजेक्ट बी करके। उसमें रेलवे पटरी के आसपास क्या करेंगे कि मक्खियों को रख देंगे, जो बी कल्चर है, हैप्पी कल्चर है, उससे क्या होगा, मक्खियों की आवाज से हाथी उसके आसपास नहीं आएगा। ऐसा चलता रहता है। रेलवे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है स्कीम्स को लॉन्च करने में, और रेलवे के साथ साथ मान लो आरपीएफ आ जाए, तो आरपीएफ बहुत सारे मिशन लॉन्च करता है, ड्रग्स को लेके, बच्चों को लेके, हेल्थ को लेके, क्राइम को लेके। खासकर क्राइम के मामले में आरपीएफ बहुत एक्टिव रहता है। डार्क पैटर्न है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी 13 साइट बैन कर दी हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जो ढंग से नहीं ऑपरेट कर रही थी। उनका सिस्टम कुछ ऐसा था कि कस्टमर को वो पागल बना रहे थे, जबरदस्ती उसको ऐड दिखा दिखा के, कोई चीज ऐड कर ली तो एग्जिट नहीं हो रही है, कोई पेमेंट कर दिया तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ऑर्डर एक बार डाल दिया तो रिफंड नहीं होगा, ऐसी पॉलिसीज हैं। या आपको जबरदस्ती कोई चीज दिखाई जा रही है, आपको बार बार पूछा जा रहा है। आपने देखा हो कई बार आप वेबसाइट पे जाओगे, मान लो फॉर नेम एनी, बाईजूस लगा लो, आप बाईजूस की वेबसाइट पे जाओगे, अपने आप पॉपअप खुल जाएगा कि भाई आपका नाम क्या, भर दो फटाफट। आपने कैंसिल किया, आप 5 मिनट कुछ पढ़ रहे हो, फिर से एक पॉपअप आ गया कि भाई कोर्स ले लो। तो ये क्या करती है, आपको फोर्स कर रही है जबरदस्ती, भाई भरो भरो भरो। या कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो आपको बिना साइन अप करे आगे ही नहीं बढ़ने देंगी, और एक बार आपने साइन अप कर लिया तो उसको फिर डिलीट करने का ऑप्शन आपको देंगे ही नहीं। तो ऐसी वेबसाइट्स हैं, उनको बैन कर दिया है। तो दे इंक्लूड फॉल्स अर्जेंसी, कि भाई बस 5 मिनट में ही ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। आप किसी वेबसाइट पे गए और ऐसे लिखा आएगा लास्ट 10 मिनट, 10 मिनट में ऑर्डर कर दोगे तो ऑफ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है। बास्केट स्नीकिंग है, आपकी जो बास्केट में आपने ऐड कर रखा है उसमें दो चीज ऐड कर दी। मान लो आपने 500 रुपए का सामान लिया, लास्ट में आप पहुंचे तो आपका जो बास्केट है वो 600 रुपए मिलेगा, उसमें एक चीज ऑटोमेटिकली ऐड मिलेगी, वो आपको हटानी पड़ेगी, ठीक है। फोर्सफुल फोर्स्ड एक्शन है, इस तरह से चलता रहता है, मिसलीडिंग एड चलती रहती हैं। तो उनको मतलब एक काइंड ऑफ डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस है, इसको डार्क पैटर्न बोलते हैं, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। भाई बहुत अच्छा किया, इनको अकल लगनी चाहिए, ठीक है। इजी टू साइन अप है लेकिन बाद में डिफिकल्ट टू कैंसिल है। खुद मैं इसका शिकार हो चुका हूँ कि पहले वो साइन अप करा लेते हैं और फिर वो ईमेल पे मैसेज भेजते रहते हैं, हमारा ये ऑफर ले लो, वो ले लो। हम उसको फिर उसमें कोई ऑप्शन देते ही नहीं है कि हम उस ईमेल से एग्जिट कर दें। ईमेल को मैंने उसमें डाल दिया, ब्लॉक लिस्ट में दूसरे ईमेल से आना स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत परेशान कर देते हैं। चलो, फजोल्ड फैंटम। फजोल्ड फैंटम एक तरह का एंड्रॉइड मालवेयर है। ये आपको लगेगा कि बैंक की ऐप है, बट बैंक की ऐप होती नहीं है। आप उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल दोगे अपने ऑनलाइन बैंकिंग के, और आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो फजोल्ड फैंटम। तो मालवेयर होते क्या है, मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया जाता है डिसरप्ट, चेंज और डैमेज कर दे ऑथराइज एक्सेस को ना। तो ऐसे बहुत सारे मालवेयर होते हैं
कुछ एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैंसम, स्पाईवेयर, एडवेयर, बॉटनेट, ये सारे काइंड ऑफ मालवेयर है, माल फंक्शन करते हैं आपके सिस्टम को। इनके अलग अलग फीचर होते हैं। वॉर्म जैसे अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर लेते हैं, रैंसम में वो बंद करके आपसे फिरौती मांगेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रुक के देखना, टाइम लगे तो। जीनोम करके कुछ है, गूगल डीप माइंड रिसर्चर्स ने निकाला है ये। तो इसमें क्या है कि जो 2 मिलियन से ज्यादा जो मटेरियल है उनका स्ट्रक्चर वगैरह प्रिडिक्ट कर लेगा, बहुत साइंटिफिक सा सामान है। इतना याद रखना बस कि गूगल डीप माइंड रिसर्च ने निकाला है और मटेरियल का स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ है, ज्यादा इसमें अंदर नहीं जाना है, बस फुल फॉर्म पता कर लेना, ग्राफ नेटवर्क फॉर मटेरियल एक्सप्लोरेशन। तो एक तरह का ये एआई टूल है जो गूगल डीप माइंड ने निकाला है। बस ये 3-4 चीज याद कर लेना, काम चल जाएगा। गूगल जेमिनी एक तरह का एआई सिस्टम है, जैसे ओपन एआई ने निकाल रखा है चैटबॉट, माइक्रोसॉफ्ट का है तो इन्होंने अपना निकाल रखा है। तो ये बेहतर बताया जा रहा है चैट जीपीटी से भी। तो ये जो इट्स एम इज टू क्रिएट एआई दैट फील्स लाइक कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर, ज्यादा यूजफुल होगा। तो एआई ही आपस में टक्कर में चल रहा है। हमने एक रिसेंट में न्यूज देखी थी कि एआई बेस्ड एक पायलट भी होगा जो एरोप्लेन उड़ा पाएगा। तो एआई बहुत न्यूज में है, तो एआई से एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा। क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे ही आते हैं, कोई नाम है, कोई एक्रोनम है, वही से क्वेश्चन आते हैं। अगला है जीपीएआई समिट हुई है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें 29 मेंबर कंट्रीज ने भाग लिया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन निकल के आई। इसका मकसद यही था कि भाई जो रिस्क निकलते हैं एआई से उसको हम कैसे डील करेंगे। मान लो आपने एक पायलट बैठा दिया एरोप्लेन में और किसी ने उसको हैक कर लिया, वो हैक करते ही उस फ्लाइट को लेके किसी बिल्डिंग में, किसी प्रेसिडेंट हाउस पे कोलैप्स करा दे, तो उसको आप कैसे रोकोगे? क्योंकि इंटरनेट पे सिर्फ कुछ उंगली मार के आप पूरा कंट्रोल ले सकते हो। तो इसमें भाई इंडिया, यूएसए, यूके, फ्रांस, जापान, जो मेजर मेजर इकोनॉमीज है G20 वाली, वो सारी इसके अंदर ऐड है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि चाइना इसका पार्ट है कि नहीं? चाइना इसका पार्ट नहीं है, आल्दो चाइना बहुत बड़ा एक टेक सुपर पावर भी है, टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना भी बहुत आगे है, बट वो अभी इसमें नहीं आया है। ठीक है, चलो। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या था? ये एक तरह से एआई को हम सेफ कैसे रखें उसके बारे में था, कीपिंग इट सेफ एंड ट्रस्टेड, ग्लोबल कन्वर्सेशन ऑन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एआई गवर्नेंस। ठीक है, तो एआई को अब हम टाल नहीं सकते, इसको अब हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। इंडियाज इवॉल्विंग स्पेस इकोनॉमी, तो हमारी जो स्पेस इकोनॉमी है उसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, ठीक है, और वो आके अपना लॉन्च कर रही हैं। वर्ल्ड में भी ऐसा ही है, नासा के साथ स्पेस एक्स आ गया है। तो इसरो भी कोशिश कर रहा है कि भाई यंग माइंड्स को लेके आए, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था संवाद, बहुत पुराना है। इसमें स्टूडेंट होते हैं स्कूल के 9th से 12th के, उनको लेके आते हैं, एक हफ्ता 10 दिन वहां रुकवाते हैं इसरो के कैंपस में, उनको दिखाते हैं कैसे कुछ है, ताकि उनके माइंड में कुछ जगह जिज्ञासा कि भाई हम, मुझे भी मून पे जाना है, मुझे भी ऐसा एस्ट्रोनॉट बनना है। ठीक है, स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम है बस, ये संवाद, बातचीत करते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, नोरो वायरस है, ये यूके में न्यूज में था ये ये वायरस करता क्या है, इसका इसका नाम से अंदाजा लगा सकते हो, इट इज अ स्टमक फ्लू या विंटर वोमिटिंग। तो इससे क्या होता है, हमारा पूरा पेट वेट खराब हो जाता है, वोमिटिंग आने लगती है, डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प, नोशिया, मसल हेडेक, फीवर, समटाइम्स चिल भी आने लगती है, मतलब कपकपी आती है अंदर से, इस तरह का है, काफी फैला हुआ है वहां पर। देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, नोरोवायरस अभी तक नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन अवेलेबल है। स्टेटमेंट ये दी जाती है, क्या क्या इसका कोई वैक्सीन हमारे पास है? आपको पता रहना चाहिए, जैसे टीबी है, टीबी के हमारे पास यस है, बीसीजी है, इस तरह से आपको पता रहना चाहिए। केटामाइन, केटामाइन क्या होता है कि एक तरह की ड्रग है, और ये कब दी जाती है? जब बंदा डिप्रेशन में है या स्ट्रेस फील कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अडिक्टिव है। तो रिसेंट में एक फेमस एक्टर था, ये मर गया है 54 साल की उम्र में। एक बहुत फेमस सीरियल आता था फ्रेंड्स, तो उसका हिज नेम इज मैथ्यू पेरी, फ्रेंड्स का एक्टर था, और ये 54 इयर्स में चला गया छोड़ के। तो इसमें इसमें सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यू होते तब ये दी जाती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अडिक्टिव है, इससे डेथ भी हो सकती है, तो इसको कंट्रोल में लाने की जरूरत है। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड एक तरह का मॉलिक्यूल है जो लाइफ बनाने में हेल्प करता है, और ये हमको कहां से मिल गया है?
ओशियंस ऑफ द सेट्रन्स का जो आइसी मून है एनसेलेडस, वहां से हमको मिला है। तो मतलब वहां पर भी अगर लाइफ क्रिएशन का अगर मोलिक्यूल मिल रहा है, मतलब वहां भी लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अंदाजा लगाया जा रहा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये है वो टेम्पो सैटेलाइट, नासा का टेम्पो है, नास्ट हा दिया है इस टेम्पो ने नासा। तो आवरली आवरली मेजर करने की बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन को हर घंटे मेजर कर देंगे, ये नेबरलीहुड बोलते हैं उसको। तो नासा का ये पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि जियो स्टेशनरी में जाएगा, अदरवाइज जियो स्टेशनरी में नहीं जाता है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती हैं जो अर्थ के साथ साथ चक्कर काटती हैं, जो अर्थ की स्पीड है घूमने की उसी स्पीड पे वो घूमेंगी, तो वो हमेशा एक जगह खड़ी रहेगी, ऐसा लगता है एक जगह खड़ी है। ठीक है, अदरवाइज अगर वो जियो स्टेशनरी नहीं है, ये मान लो ये सैटेलाइट है, अर्थ घूमती रहेगी, तो ये एक हिस्सा 24 घंटे बाद इसके आगे से गुजरेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये इसके साथ साथ घूमेगी तो ये हमें 24 घंटे उस जगह पर नजर रख पाएगा। तो ये खासकर जो नॉर्थ अमेरिका है उस पर नजर रखेगा, वहां पर सही से बता देगा, मौसम वोसम पोल्यूशन वगैरह काफी कुछ बता देगा। ठीक है, आर आर एम आर एन ए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में यूज करेंगे इसको, जो किसी को पर्सनल मेडिसिन चाहिए उसके बॉडी के हिसाब से, तो वहां ये काम में आती है, इतना याद रखना, बस साइंस में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वहां इसका यूज होता है। ठीक है, जो साइंस के स्टूडेंट है वो इसको अच्छे से देख सकते हैं। सोशल इश्यूज में देखें तो देखो यहाँ पर प्री स्पेसिफिक बहुत कम है, सोशल इश्यूज में मेन स्पेसिफिक ज्यादा है, बट फिर भी जहां जहां प्री का स्कोप बनता है मैं आपको बताते हुए चलूंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। कोस्टल इरोजन इन इंडिया, तो 1/3 जो इंडिया की कोस्ट लाइन है इट इज वनरेबल टू इरोजन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कोस्टल इरोजन को रोकने के लिए यह जो कारण है, ये उसके कारण हो गए सारे, सी लेवल बढ़ रहा है, ये आ रही सब, ये आपको देख लेना है, मेंस में काम आएंगे। इसको रोकने के लिए हमारे देश में कोस्टल रेगुलेशन जोन हमने बना रखे हैं। रिसेंट में उड़ीसा में एक लेक का कंस्ट्रक्शन रुका था, इसी के तहत रोका गया था, एनजीटी ऑर्डर देता है उसमें। कास्ट बेस्ड वायलेंस हुआ, आंध्र प्रदेश में किसी बच्चे को किडनैप कर लिया और उसकी कास्ट की वजह से उसको पीटा गया, तो ये अभी भी देश में चल रहा है, ये मेंस का टॉपिक है पूरा। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट आई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, उसने कहा है कि भाई इंडिया में इन्फेक्शन कम हो रहे हैं, मलेरिया के केस कम होते जा रहे हैं। ठीक है, मलेरिया कम होता जा रहा है, और अगर देखा जाए तो जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्री है वहां पे ये फैलता है। तो ग्लोबल इरेडिकेशन गोल है हमारे कि 90% केसेस हमें 2030 तक हमें कम कर देने हैं, ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, मलेरिया की बात करें तो भाई ये किससे होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, और मलेरिया जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसी से होता है। ये ध्यान रखना, पर्टिकुलरली फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो काटने से ही होता है। एक इनिशिएटिव है ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम, ये डब्ल्यूएचओ का ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, एक और प्रोग्राम चला रखा है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, मेरा इंडिया। ऐसी जो टर्म होती हैं वो ज्यादा पूछी जाती हैं, बिकॉज देखने में लग रहा है मेरा इंडिया पता नहीं क्या होगा, स्पोर्ट्स है, स्कीम है, मलेरिया है। ऑर्गन डोनेशन को देखें तो भाई इनकी रिपोर्ट आई थी नोटो की, उसमें यह बताया गया कि ऑर्गन डोनेशन में किडनी रैकेट के चल रहे हैं। मान लो किसी ने अपना मरने के बाद अपनी आंखें डोनेट कर दी और उसको बेच दिया किसी ने 10 लाख 20 लाख में, ऐसे एलिगेशन लगते रहते हैं, कोई खास वो बनता नहीं है। इसके रिगार्डिंग भारत में एक एक्ट बनाया गया था, प्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन 1994, इसके तहत सब कुछ कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है। ड्रेस सिंड्रोम, ड्रेस सिंड्रोम क्या होता है? इसमें दो ड्रग्स मिला देने की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई एलर्जी हो गई, उसको बोलते हैं ड्रग रिएक्शन विद एसिनोफेलिया एंड सिस्टमेटिक सिम्टम्स। तो रिसेंट में क्या हुआ था कि एक कोई पेन किलर है मैफ्टल, मैफेनिक एसिड बोलते हैं, उसको मिक्स करने की वजह से ये कुछ आया था, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अलर्ट जारी किया गया था। देखो इस तरह कुछ हाल हो जाता है, धीरे धीरे ऐसा शरीर पे उसके बाई प्रोडक्ट कह लो या साइड इफेक्ट दिखने लगते हैं। ठीक है, ई सिगरेट को डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया है कि भाई ई सिगरेट कोई भी हेल्प नहीं करती है, आपकी सिगरेट की आदत छुड़ाने में उल्टा लत बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ई सिगरेट इंडिया में बैन हो चुकी है 2019 के बाद। एक टर्म आ सकती है एंड्स,
तो इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम इसको बोलते हैं। एंड्स डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में ये बैन हो चुकी है, 34 कंट्रीज को बैन कर चुकी है, हर जगह बैन है भारत में। इंडिया में एक्ट आया था प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट, पैका, पूरा का पूरा पैकेट बैन कर दिया है, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट आया रोड एक्सीडेंट के ऊपर, तो डब्ल्यूएचओ ने निकाला है, ठीक है। इसमें मतलब आपको मिनिस्ट्री चेंज कर देंगे, रोड ट्रांसपोर्ट बोल देंगे या वर्ल्ड ट्रेड ऐसा डब्ल्यूटीओ बोल देंगे, ठीक है। तो ये दिखाता है कि पूरे वर्ल्ड में कितनी डेथ हुई रोड पे ना। तो उसमें भारत में अगर देखें तो अभी भी राइज पे है। वर्ल्ड में वैसे 5% डिक्रीज हुआ है ग्लोबल रोड में। भारत में हर 15 मिनट में एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो इंडिया में अभी भी इंक्रीज ही देखा गया है भाई। पहले कितना था, 1,53,792 डेथ हुई, अब 1,50,000, मतलब बढ़ ही रहा है पिछले ना कुछ सालों में ये। तो आपको ध्यान रखना है बस। इसके कारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वो मेंस का टॉपिक है, वो आप देख सकते हो आराम से। गोलन हाइट्स न्यूज में है। गोलन हाइट्स एक प्लेट्यू है जो कि सीरिया के अंदर हुआ करता था, लेकिन लड़ाई हुई इजराइल की और अरब कंट्रीज की। उसको लड़ाई को हम बोलते हैं सिक्स डे वॉर। 6 दिन लड़ाई चली 1967 में। सबने मिलकर जोर लगा लिया, लेकिन इजराइल ने अकेले ही सबको हरा दिया। इजराइल ने फिर इस पर कंट्रोल ले लिया था। ये रही देखो, ये सीरिया है। ये जो एरिया है गोलन हाइट्स, इस पर आज भी इजराइल का ही कंट्रोल है, ठीक है। यहां इजराइल ने अपने 20,000 लोग बसा दिए हैं। और इस पर इतना रोड़ा क्यों है, बिकॉज यहाँ काफी रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं, फ्रेश वाटर के भी रिसोर्सेज हैं। अब सीरिया चाहता है कि हमें वापस दे दो, लेकिन भाई तो पहले सोचना चाहिए था लड़ाई करने से पहले। पहले इजराइल को क्यों उन्होंने आंख दिखाई, ठीक है। तो अब वो वापस मांग रहे हैं, लेकिन इजराइल देने को तैयार नहीं है। इजराइल तो लेने को तैयार और है कि हम थोड़ा और हिस्सा भी ले सकते हैं। तो ये चल रहा है दोनों के बीच में। एक पीस ट्रीटी हो गई थी आल्दो, उसके बाद लड़ाई नहीं करेंगे, तो अभी तक ठीक ही है। लेकिन अभी भी ढंग से हुआ कुछ नहीं है, अभी वो चाहते हैं हमको वापस मिल जाए। तो गोलन हाइट्स में अबंडेंट वाटर और नेचुरल प्रोडक्टिव लैंड काफी है, तो अच्छा खासा जगह है। नॉर्मली प्लेट्यू जो होते हैं बहुत रिच होते हैं मिनरल्स में। 75th एनिवर्सरी हो गई थी भाई यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 10 दिसंबर 2023 को ये हुआ, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था ये डिक्लेरेशन 1948 में इसी दिन को। तो इसलिए इसका 75 आई थिंक सिल्वर जुबली होगी, इसलिए इसको याद कर लिया है, ठीक है। जिस भी चीज के 50, 75, 100 ईयर हो जाए उसको याद कर सकते हो, बिकॉज लैंडमार्क ईयर हो गया है, ठीक है। आर्टिकल 99 यूएन चार्टर का न्यूज में है। तो ये क्यों न्यूज में आया है, बिकॉज इजराइल जो अटैक कर रहा है गाजा स्ट्रिप पर हमास के अगेंस्ट, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज में आया था। तो इसमें ऑप्शन क्या होता है कि जो जनरल सेक्रेटरी जनरल है यूएन चार्टर के तहत, वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसको वार्निंग दे सकता है कि भाई रोको, इंटरनेशनल पीस वगैरह डिस्टर्ब हो रहा है। इस तरह से वो न्यूज में आया। आल तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, लेकिन थोड़ा सा ये बस हल्का सा आइडिया रहे तो बढ़िया है, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है आईएमओ, इंडिया इसमें दोबारा सिलेक्ट हो गया है, बस इतना ध्यान रखना है। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, जो शिपिंग को रेगुलेट करती है। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है और इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था 1959 में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की ऐसी तैसी कर दी शिपिंग कर करके, और अब इंडिया को बोल रहे हैं कि भाई आप है ना थोड़ा सा शिपिंग पोल्यूशन कम करो, ठीक है। इंडिया केन्या के बीच में अच्छा खासे रिश्ते एस्टेब्लिश हो चुके हैं। इंडिया ने 250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है केन्या को। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मतलब आपको डायरेक्ट पैसे ना देके कोई स्कीम के तहत आपको पैसे दे दिए, ताकि आप उस चीज को सिर्फ उसी में यूज कर पाओगे, एग्रीकल्चर में ही। तो हम चाहते हैं कि भाई आसपास के देश को हम मदद करें। इंडिया हमेशा से ही मदद करते आया है, ताकि रीजनल पावर हो, कल को यूनाइटेड नेशंस की यूएनएससी में वोटिंग हो तो हमें भी रोल मिले। तो इंडिया एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है। इंडिया के इंडिया का बहुत अच्छा खासा रिलेशन है, हमारा ट्रेड भी बहुत बढ़िया है। नायरोबी जैसे आपको पता होगा जगह, यहां से हमने चीता मंगवाए थे, तो इन्होंने भारत को चीता दिया, तो हमने बदले में इनको 250 मिलियन भी दिया, ठीक है। तो चीते बहुत महंगे पड़ गए हमें, लेकिन इंडिया बहुत आगे की सोच के चलता है। हमने इनके साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है, ठीक है। आपको आई एम श्योर आपको ये पता रहना चाहिए क्या चीज है। डीटीए क्या होता है, भारत का पैसा बाहर गया फिर घूम के वापस आ गया, राउंड ट्रिपिंग के तहत ये डबल टैक्स ना लगे, उसके तहत ये काम में आता है। 80 से 1 लाख जो लोग हैं इंडियन ओरिजिन के, वो केन्या में रहते हैं, और
वहां पर इंडियंस को, इंडियन डिसेंट्स को एज ए 44 ट्राइब कंट्री में माना गया है। ठीक है, यूरोप एक लैंडमार्क एआई रेगुलेशन डील करने वाला है, पहुंचने वाला है मतलब। तो जितनी भी नई नई चीजें होती हैं यूरोप लेके आता है, डेटा को लेके, एआई को लेके, हेल्थ को लेके, सब बढ़िया बढ़िया चीज वो लेके आते हैं। तो इस मामले में भी यूरोप ने एग्रीमेंट किया है। जनरल डेटा एंड प्रोटेक्शन रेगुलेशन भी ये लेके आए थे। चलो, कोई खास मतलब प्री का फैक्ट यहां से बन नहीं रहा है। रिवर सिटी अलायंस किस किस के बीच में है? एक तो भाई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने साइन किया है किसके साथ? मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन इनिशिएटिव। ठीक है, ये यूएसए में है, मिसिसिपी मिसूरी रिवर, उसके साथ हमने कुछ कोऑपरेटिव सा बनाया है। इसमें हमारी जल शक्ति मिनिस्ट्री और हमारी हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री मिलके इसको चला रही है, ताकि उनकी भी मेजर रिवर है, वो हमारी मेजर रिवर है, कुछ वो हमसे सीखे, कुछ हम उनसे सीखेंगे। तो नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल सपोर्ट, ऐसे इंडिया के प्रोग्राम चलते रहते हैं। जैसे हमने मैकोंग गंगा चला रखा है, मैकोंग साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, गंगा हमारी रिवर है, तो ऐसे ही मिसिसिपी के साथ मिलकर हमने कोलैबोरेट कर लिया है। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑलरेडी इनिशिएटिव चल ही रहे हैं। देखो भाई, नमामि गंगे है, गंगा एक्शन प्लान है, नेशनल रिवर गंगा अथॉरिटी है, क्लीन गंगा फंड बना रखा है, भुवन गंगा वेब ऐप है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने इसलिए मेंशन किया है। भुवन गंगा वेब ऐप, इसमें हम जो पोल्यूशन एंटर कर रहा है रिवर में, उसको हम ट्रैक करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो भाई, कोई बात नहीं है। अब आता है, मालदीव्स ने एक पैक्ट साइन कर रखा था हमारे साथ, जिसमें हम मालदीव्स के आसपास का जो पानी है उसका हाइड्रोग्राफिक सर्वे हम ले रहे थे। तो मालदीव्स ने मना कर दिया, अब नहीं करने देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें कोई ऐसा उनकी खास जरूरत भी नहीं है। 2019 में हमने साइन किया था, अब उन्होंने मना कर दिया है। कारण क्या था कि उन्होंने वोट भारत के विरोध में ही मांगे थे। पहले जब साइन किया था तब दूसरी गवर्नमेंट थी, इंडिया के कुछ लोग वहां रहते भी हैं मिलिट्री के, लेकिन वो भी बिना हथियार के रहते हैं, बिकॉज हमने उनको कई सारे हेलीकॉप्टर दे रखे हैं। उन हेलीकॉप्टर को चलाना, उनको ठीक करना हमें ही आता है। तो हमारे कुछ लोग वहां रहते हैं, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा है वो चाइना का इन्फ्लुएंस है, चाइना उनको पैसा दे रहा है डेब्ट ट्रैप में फंसाने के लिए। रिसेंट में मालदीव्स की एक मिनिस्टर थी, यूथ डिपार्टमेंट की कोई मिनिस्टर थी, कोई लेडीज थी, उसने कमेंट कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ए पपेट ऑफ द इजराइल। तो फिर मालदीव और भारत के संबंध काफी खराब हो गए उससे, और जितने भी लोग मालदीव जाने वाले थे उन्होंने अपनी कैंसिल कर दी विजिट। तो काफी टसल चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये पहले से ही चल रहा है, एकदम से नहीं हुआ है। ये क्यों हुआ? चेंज ऑफ, मतलब गवर्नमेंट चेंज हो गई, चाइना का इन्फ्लुएंस भी था, फॉरेन पॉलिसी भी चेंज करनी थी उनको। ठीक है, तो इंडिया वो सबसे पहला कंट्री था ऑलमोस्ट जिसने मालदीव को इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया था। एक हमने प्रोजेक्ट कैक्टस भी चलाया था। एक टाइम ऐसा आया था कि ऑपरेशन कैक्टस हमको चलाना पड़ा था। मालदीव में जो आर्मी थी उन्होंने मन बना लिया था कि गवर्नमेंट को तख्ता पलट करेंगे, तब हमने जाके बचाया था ऑपरेशन कैक्टस में। इंडिया प्रिवेंटेड ए कूप इन द मालदीव्स, इसको हम कू बोलते हैं, आई थिंक पी साइलेंट होता है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक बनाया गया है, इसमें 4 कंट्री हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। तो ये भी वही काम करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे इंडियन ओशन में। ऐसे ही हमने एक इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बना रखा है। तो जितनी भी वर्ल्ड बॉडीज है उसमें यही काम होता है, कोऑपरेशन, इंक्लूसिविटी, ये सब ना, कुछ नया नहीं होता है। चलो, अब आते हैं गवर्नमेंट स्कीम पर भाई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये कुछ नहीं है, नाम चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होते थे। उसमें हमने उसको हमने क्या नाम दे दिया है? आरोग्यम परमाधनम। ठीक है, तो ये हमने बस नाम दे दिया इसको। ठीक है, तो हेल्थ, इसको पहले हम क्या बोलते थे? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अभी हमने इसको आरोग्यम परम धर्मम बोल दिया, बस नाम चेंज हुआ है, और कोई खास इसमें अपडेट नहीं है। पीएम जनमन, जनमन में क्या होगा कि जो जनजाति हैं, आदिवासी हैं, उनको, उनका वेलफेयर हम सोच रहे हैं। तो जो पीवीटीजी हैं पर्टिकुलरली, जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, टोटल 75 पीवीटीजीज हैं, उसका अलग से ध्यान रखेंगे हम बस। ठीक है, तो इसमें एक खास बात यह भी है कि गवर्नमेंट पैसा शेयर कर रही है सेंटर स्टेट में। इसमें 64-36 थोड़ा सा यूनिक नंबर है, तो याद रख सकते हो। नॉर्मली 60-40 चलता है। ठीक है, यहां थोड़ा सा अलग है, तो आप याद रख सकते हो।
ठीक है, 64-36 चल रहा है। और ये 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन करेंगे, 9 मिनिस्ट्री मिलके काम करेंगी, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी मिनिस्ट्री आपको याद हो कोई जरूरी नहीं है। नॉर्मल देखो, घर बनाना है भाई, हाउसिंग वाली काम में आ रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है तो रूरल वाले भी इंक्लूड हो जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर है तो जल शक्ति भी आ जाएगी, एजुकेशन है, हेल्थ है, तो 9 मिनिस्ट्री मिलके इसको सफल बनाएंगे। ज्ञान स्कीम जो है, ज्ञान स्कीम में क्या है कि जो वर्ल्ड में बेहतर बेहतर यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस भारत में खोले जाएं, या एटलीस्ट उनका कोई प्रोफेसर आके भारत में पढ़ा पाए, उसको हम जितनी पैसे वो वहां लेता था उतने पैसे हम उसको यहाँ भी देंगे। नॉर्मल आप हरियाणा में देखोगे तो रोहतक में जो एमडी यूनिवर्सिटी है वहां भी ज्ञान स्कीम चल रही है, बाहर से प्रोफेसर आके वहां भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बीच में कोरोना में रुक गया था, दोबारा से चालू हो गया है। तो इसका काम क्या है, टू रोप इन द एमिनेंट स्कॉलर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू टीच एट द इंडियन यूनिवर्सिटीज बस। तो भाई जो बढ़िया डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स हैं वो भारत में आके पढ़ाएं, तो हम भी उनसे सीखे कैसे पढ़ाते हैं वो, क्या उनकी खासियत है। तो ये उल्टा भी हो सकता है, हमारे यहाँ से भी उनकी तरफ लोग जाते हैं। जैसे यूके है, यूके में टीचर्स की बहुत कमी है मैथ्स की, तो भारत से इनविटेशन जाता है, कोई यूके में पढ़ाना चाहे तो उसको पैसे मिलते हैं, वीजा भी मिलता है। फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, मेजर है मतलब। पीएम डिवाइन स्कीम ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी, डोनर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% सेंटर देगी। आप याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो पैसा दे, अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी होगी तो भी 90-10 का रेशो चलता है, ये तो फुल फुल चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम डिवाइन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या ही होगा, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई स्कीम आ जाए तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, उनकी हेल्थ को देखना है, उनकी एजुकेशन को देखना है, उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में हो, मेनलैंड इंडिया के साथ कनेक्टिविटी करनी है, ट्राइबल का कोई इशू ना हो, और क्या हो सकता है, उनको गवर्नमेंट सर्विसेज में इंक्लूड कराना है, या उनका जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करना है। ठीक है, इस तरह का ही थीम रहता है, कोई खास बात नहीं है अलग से ऐसा कुछ। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उनका सोशल डेवलपमेंट भी करना है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनको बढ़ाना है, बस बोल बच्चन टाइप का है। पीएम उषा, तो उषा मतलब उच्चतर शिक्षा अभियान, ये हमने लास्ट मंथ में भी देखा था। हायर एजुकेशन को बढ़ाना है, जो आ, नहीं हो पा रहा हायर एजुकेशन में, जो पिछड़ गए हैं उनको देना है। नाम थोड़ा सा ट्रेंडी सा है तो याद रख लेना है। ये उड़ीसा कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ भी पीएम उषा को लॉन्च कर दो, इंप्लीमेंट कर दो, ताकि हम भी नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलें, इंप्रूवमेंट करें एग्जिस्टिंग में, फैकल्टी का डेवलपमेंट हो, स्टेट का जो हायर एजुकेशन का है वो नेशन के साथ मैच करे। तो उड़ीसा काफी इसमें वो दिखा रहा है जोश। ग्रीन क्रेडिट स्कीम में क्या है कि आप अगर ग्रीन जो काम है, मतलब बायोडायवर्सिटी या रिन्यूएबल, वहां पैसा लगाते हो तो आपको पैसा थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो ये COP28 में भारत ने ही लॉन्च किया है ग्रीन क्रेडिट स्कीम, इसको हम कार्बन ऑफसेट भी बोलते हैं। ये अलाउ करता है कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप कुछ कार्बन एमिट कर सकते हो। मान लो मैं कंपनी हूं ए और एक कंपनी बी, हम दोनों को 100 यूनिट कार्बन जलाने की परमिशन मिल रखी है। तो अगर मैं चाहूं तो मैंने 50 ही खर्च किया, तो बाकी के 50 में उसको बेच सकता हूँ, उसको 150 चाहिए तो वो मेरे से खरीद सकता है। तो मेरे पास मोटिवेशन है कि मुझे बचाना है, तो मैं कम बचा के पैसे कमा सकता हूँ। ठीक है, जैसे नॉर्मल टेंडेंसी है, अगर हमारे घर में मीटर नहीं होगा तो हम लाइट जलती छोड़ देंगे, एसी को चलता हुआ छोड़ देंगे। भाई हम बाहर बाजार में जा रहे हैं, एसी को बंद ही नहीं किया, बिकॉज बिल तो आ ही नहीं रहा है, तो हम सोचेंगे जब तक वापस आएंगे कमरा ठंडा मिलेगा। लेकिन अगर बिजली का बिल होता है तो हम बाथरूम में भी जीरो पावर वाला लट्टू लगा लेते हैं। इस सेंस में ये एक तरह का साइकोलॉजिकल गेम है, और तो जिसको जिसको जलाना वो तो जलाएगा ही, थोड़ा पैसा भी कमा सकता है आदमी इससे। दे कैन मेक मनी बाय रिड्यूसिंग देयर एमिशन, सेल भी कर सकता है। ये COP28 में ही अनाउंस किया है, इसका एक अलग से पोर्टल भी बना दिया है, पोर्टल बनाने में हम बहुत आगे। ठीक है, तो इसमें 8 तरह की एक्टिविटी कुछ है, ये एक्टिविटीज ना, ये मेंस के हिसाब से देख सकते हो। नाफीज करके एक पोर्टल है, इसमें क्या होगा कि फिंगरप्रिंट वगैरह का एक रिकॉर्ड बना लेंगे।
नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। जो भी क्राइम हुआ, किसको पकड़ा गया, उसके फिंगरप्रिंट ले लो, उसको एक अलग से नाम दे दो, एक आईडी दे दो। फ्यूचर में जब भी क्राइम सीन पे कुछ फिंगरप्रिंट उठाएंगे, उसको फट से मैच कर लेंगे, ठीक है, कि भाई ये किसका है। नॉर्मली आपने सीआईडी में देखा होगा, जब भी कोई क्राइम होता है तो जो पहले से छठे बदमाश होते हैं उन सबको बुलाते हैं, उनसे पूछताछ होती है भाई किसने किया है। अब हमारे पास डिजिटली वही काम हो जाएगा, तो जो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो एकदम रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा। सबकी फिंगरप्रिंट हमारे पास है। हम क्राइम सीन पे गए, हमने ग्लास पे देखा किसके फिंगरप्रिंट है, सिस्टम में डाला, उसका चेहरा आ गया, उसका एड्रेस आ गया, उसको फट से उठा लो, ठीक है। तो यूनिक नेशनल फिंगर नंबर भी देंगे एनएफएन। लेकिन बात वही है कि फिर कंसर्न क्या है कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, एक्यूरेसी नहीं है। अब मान लो जो क्राइम सीन पे था ही नहीं, उसके फिंगरप्रिंट, मान लो मैंने क्राइम किया है, मैं क्या करूं, अपने दोस्त के घर से गिलास उठा के और उस गिलास को क्राइम सीन पे रख के आ जाऊं, और वहां उसके उसके फिंगरप्रिंट उठ जाएंगे, उसको बुलाया जाएगा, वो कहेगा मैं यहाँ था ही नहीं, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट आए कहां से। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी मेजर भी है, डेटा लीक भी हो सकता है, बेनिफिट भी है, क्राइम को सोल्व कर सकता है, आइडेंटिफिकेशन है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, तो इसमें क्या है कि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं एमएसएमई वगैरह में, उनको हम एक्सपोर्ट क्रेडिट वगैरह देंगे, कोई खास स्कीम नहीं है, फ्री के हिसाब से छोड़ सकते हो। कृषि उड़ान, उड़ान स्कीम आपको पता होगा, उड़े देश का आम नागरिक। तो अब किसको उड़ाएंगे, फार्मर्स को उड़ाएंगे। क्यों उड़ाएंगे, बिकॉज उनकी जो फसल पेरिशेबल है, मान लो ऐसी कोई चीज है जो खराब होने लायक है, तो उसको हवाई जहाज में बैठा के और छोड़ के आ जाएंगे, ठीक है। मेनली फोकसिंग ऑन ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हिली एरियाज, खास करके जो हिली एरियाज है जहां तक मतलब सड़क के थ्रू नहीं पहुंच सकता, या नॉर्थ ईस्ट है, मान लो कोई चीज है वो हफ्ते 10 दिन में खराब हो जाएगी, वो पहाड़ से आते आते 10 दिन लगेंगे, तो इससे बढ़िया उसको फ्लाइट में उठा के ले आओ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा पैसा वो दे देंगे सरकार वाले, थोड़ा सा उनसे ले लेंगे। 25 एयरपोर्ट पे फिलहाल ये काम कर भी रही है, ठीक है। इसमें 8 मिनिस्ट्री मिलके काम कर रही है, ये मिनिस्ट्री का नाम है, ठीक है। आप देख सकते थोड़ा सा, लेकिन कोई खास बनता नहीं है कुछ नहीं यहाँ से। विश्वकर्मा स्कीम है, विश्वकर्मा आपको पता होगा गॉड ऑफ आर्किटेक्चर को बोला जाता है। तो जो भी कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, उनको उनकी स्किल को अपग्रेड कर देंगे। जैसे मान लो दर्जी है, मिस्त्री है, सुनार है, कारपेंटर है, नाई है, इनको ट्रेनिंग देंगे, पहले बेसिक ट्रेनिंग देंगे 5 से 7 दिन, फिर एडवांस ट्रेनिंग देंगे 15 दिन की, तो टोटल कितने हो गए, 15 7 22। और इनको पर डे के हिसाब से 500 रुपए स्टाइपेंड भी देंगे, इनको सिखा देंगे। फिर बाद में खुद का बिजनेस करना चाहें तो इनको 15,000 की टूल किट भी दे सकते हैं। इनका इनका लोन भी कर देंगे कोलेटरल फ्री, बिना किसी कुछ चीज गिरवी रखे, और बहुत कम इंटरेस्ट पे दे देंगे, 1 लाख तक और 2 लाख तक भी हम दे सकते हैं, कोई बिजनेस सेटअप करना है तो ये इंडिकेशन है कि भाई गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंडेंट ना रहो, खुद का बिजनेस करो, औरों को नौकरी दो, आत्मनिर्भर बनो। तो आप भी ऐसे सीखो भाई इसी से ना। एक रैंप प्रोग्राम है, रेसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम। तो मेन गवर्नमेंट का फोकस एमएसएमई पर ही है, बिकॉज हमारे देश में 50% जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मोर देन 50% वो एमएसएमई से ही आ रहे हैं। तो इनके रिगार्डिंग 3 नई सब स्कीम आई है। एक तो गिफ्ट है, एक स्पाइस है, और एक और है इसमें, उसका ऐसा एक्रोनम नहीं बना रखा है इन्होंने। तो गिफ्ट का क्या है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन स्कीम। दूसरा है स्पाइस, स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। और तीसरा है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट। बस ये थोड़ा सा एक अंदाजा सा रहे, स्पाइस और ये सब। खास बात क्या है, रैंप में वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रहा है, जहां वर्ल्ड बैंक आ जाएगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब वर्ल्ड बैंक आ गया है तो सेंटर सेक्टर तो आ ही जाएगा, बिकॉज जब वर्ल्ड बैंक आ चुका है तो स्टेट से फिर नॉर्मली पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। जल जीवन मिशन जल शक्ति चला रहा है, इसका टारगेट है कि भाई 2024 तक पाइप से पानी पहुंचाएंगे हर रूरल हाउस होल्ड में। गांव में महिलाओं को दूर से कुएं पर लाना पड़ता है, और फिर वहां पर अलग इश्यू होते हैं। जैसे रागनी बनाई है, कुएं पे लुगाइया धो रहा है काम के फकीर का, तो वो जो फकीर हैं वो कुएं पे खड़े रहते होंगे, इसलिए गवर्नमेंट को स्कीम लानी पड़ी। मतलब मजाक कर रहा हूँ, धूप में जाना पड़ेगा तो इस हिसाब से पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड ये पहुंचाना है हमको, ठीक है। इसके बाद ये एक हमारी फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की, 55 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे ये देना चाह रहे हैं रूरल हाउस होल्ड में इसके थ्रू, ठीक है। वैसे आई थिंक नॉर्मली शहरों में 135 लीटर कुछ डिमांड होती है, गांव में डिमांड कम है मान लो।
कुछ मिससेलेनियस फैक्ट से हैं। ये सैम मानिक शो है, तो ये इंडिया के बहुत बढ़िया मोस्ट बिलव्ड जनरल रहे हैं। कंट्री के पहले फील्ड मार्शल भी रहे थे। इनके ऊपर अभी मूवी भी आई थी सैम, ठीक है, सैम मानिक शो। आई थिंक विक्की कौशल ने रोल निभाया था, मैं देख के आया था भिवानी जाके। अच्छी मूवी थी। मतलब मिलिट्री में दिखाया गया, मतलब बहुत स्मार्ट आदमी थे ये। पाकिस्तान, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये भारत की तरफ आए थे, उन्होंने 1971 का वॉर जितवाया था। पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे वैसे तो। अच्छी मूवी है, देख सकते हो कभी टाइम पास करना हो तो। प्रेस मड क्या होता है? जब शुगर इंडस्ट्री में एक तरह का बाई प्रोडक्ट निकलता है जो बच जाता है, उसको हम यूज कर सकते हैं बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन में, सीबीजी में। ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया है। इसको हम फिल्टर केक या प्रेस केक बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इंडिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर का। अभी तो ऐसा है वो ब्राजील को भी हमने टेक ओवर कर लिया है, तो इसका यूज काफी जगह हम कर सकते हैं। ठीक है, ये डिसेबिलिटी पे आर्टिकल था, ये मेंस का आर्टिकल है। एस्मा, एस्मा क्या है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। कुछ सर्विसेज ऐसी हो सकती हैं जो आप देने से मना नहीं कर सकते, उसमें आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अब डॉक्टर का प्रोटेस्ट पे चले जाए मान लो, तो इलाज कौन करेगा? ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये उड़ीसा ने इसको यूज किया, प्रोहिबिट द स्ट्राइक बाय द पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है, तो वो स्टाफ प्रोटेस्ट पे नहीं जा सकते, कुछ नियम होते हैं, पूरी देश की इकोनॉमी हिल जाएगी वरना। ग्रीन वॉयज 2050 एक स्कीम है, प्रोजेक्ट चला रखा है। इसका काम ये है कि भाई 2050 तक हम ग्रीन हाउस गैस को कम कर लेंगे। ठीक है, एक क्लीन सस्टेनेबल फ्यूचर बना लेंगे। और इंडिया को सबसे आगे रखा गया, भाई तुम ही हो पिता, तुम्हें बंधु, सखा तुम्हें हो, तुम्हें ही सिखाओ हमको अब। ठीक है, चढ़ा रखा है, पंप मार रखे हैं पूरे पूरे। अनार्को कैपिटलिज्म एक टर्म आती है, इसमें ये होता है कि बस ये टर्म याद रखना है कि ये कहाँ यूज होगी। आपको पता ही होगा कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर चीजों की जो प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करता है। तो एक वर्ड और जोड़ दो अनार्को, तो मतलब इसमें क्या होगा कि स्टेट को ही अबोलिश करने का सोचते हैं। ये अल्टीमेट कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। एडवोकेट फॉर द अबोलिशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर थ्रू प्राइवेट कंपनीज ही चलाएंगी फ्री मार्केट, बस उसी का एक बड़ा रूप है। लेकिन ये वर्किंग में नहीं होगा। एक रिसेंट में एक नया बैक्टीरिया खोजा गया था, किसके द्वारा? जो रिसर्चर्स थे कोलकाता विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, तो एक नई बैक्टीरिया की स्पीशीज उन्होंने ढूंढ निकाली है कहीं कोल माइन से, झरिया की। तो उसका नाम उन्होंने टैगोर के नाम पे रख दिया है, पेंटोआ टैगोरी, टैगोरी। ठीक है, उसका नाम उसके नाम पे। तो ये पेंटोआ टैगोरी नाम आ जाएगा और सामने आएगा भाई टैगोर के नाम से कोई म्यूजियम खोल दिया है, टैगोर के नाम से कोई एजुकेशन सोसाइटी बना दी है, एक बैक्टीरिया बना दिया है, ऐसे करके आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है, एक तरह का ये वेब बेस्ड टूल है जिसमें सारे जियोस्पेटियल डेटा एक्सेस शेयरिंग वगैरह एक साथ आपको मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। बस इतना ही इसका ध्यान रखना है। ज्ञान व्यापी मस्जिद न्यूज में है, जो हमारा काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसके साइड में ही एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञान व्यापी। अब नेम इसका थोड़ा सा हिंदी वर्जन, हिंदू टाइप का नाम है, और औरंगजेब ने इसको बनवाया था तोड़ के हिंदू टेम्पल को। तो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें इसके अंदर पूजा करने का परमिशन दी जाए। इसके अंदर ऐसा बोला जाता है कि इसके अंदर शिव जी का टेम्पल है बहुत बड़ा। तो ये वाराणसी में चल ही रहा है कि भाई इसको भी कन्वर्ट किया जाए। अभी कल ही वो राम मंदिर ओपन होने जा रहा है, तो उस थोड़ा माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी है, तो ऐसी चीजें न्यूज में है। तो मुस्लिम जो पार्ट है उन्होंने ये कहा कि भाई भारत में एक कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो ये एक्ट ये कहता है कि आजादी के बाद कोई भी रिलीजियस प्लेस है उसका स्टेटस चेंज नहीं होगा। मान लो पहले वो टेम्पल था, आज वो मस्जिद है, या पहले वो मस्जिद थी आज वो टेम्पल है, तो जिसके पास जो रह गया वो रह गया। ऐसे तो कन्वर्ट करने लगे तो सारी मस्जिद है वो तोड़ के टेम्पल घोषित किए जा सकते हैं, बिकॉज एज ए मुस्लिम इन्वेडर्स नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे टेम्पल डिस्ट्रॉय किए गए थे। अगर कहने को आए तो भाई ताजमहल भी ऐसा बोलते हैं कि ताजो महल करके शिव जी का मंदिर है, या जो कुतुब मीनार है वो भी एक विक्ट्री टावर है। तो अगर ऐसे करने लगे तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा सोसाइटी में। आप जो जिसका है वो रहने दो, कॉन्फ्लिक्ट ना करो। ये उसकी फोटो दिखा रखी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मेंस का टॉपिक ज्यादा है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज न्यूज में है कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनको डायरेक्टली अपॉइंट किया जाए यूपीएससी के थ्रू, लेकिन अभी न्यूज में नहीं है ये। मतलब इसका कई बार रिकमेंडेशन आ चुकी है, लेकिन अभी प्रपोज्ड है एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम लें और डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाए यूपीएससी के थ्रू, लेकिन ये अभी पास नहीं हुई है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक सोयल या ई सोयल, एक तरह का नया कुछ सिस्टम बनाने जा रहे हैं कि बिना सोयल के पानी, सिर्फ पानी की मदद से पौधे उगाए जाएं, जिसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो एक तरह का लो पावर बायोइलेक्ट्रिक ग्रोथ सबस्ट्रेट है जो उगने में मदद करता है बीज को। ठीक है, तो प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट सोयल, ये तो चल ही रहा है हाइड्रोपोनिक्स, अब ई सोयल करके भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनवरी खत्म होता है। इसमें जितने भी न्यूज है मैंने बहुत शॉर्ट में और बहुत टू द पॉइंट आपको समझाया है। एग्जाम में कैसे आएगा और आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, नॉलेज कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम में क्या आपने वो क्वेश्चन सोल्व किया वो मैटर करता है। राइट अप्रोच के साथ, लिमिटेड कंटेंट के साथ, मल्टीपल रिवीजन के साथ आपको जाना है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताना कैसा लगा। थैंक यू।